महंगाई को बहाना और साजिश को ठिकाना बनाकर पीडीएम ने कप्तान की हुकूमत को तो चलता किया, मगर इख्तिदार में आने के बाद इनके तजर्बे का पोल भी खुल गया। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, एफआईए नोटिस जारी कर दी है, इलेक्शन कमीशन पुरज़म नजर आ रहे हैं। इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं और नई डील की बातें हो रही हैं, नए लंदन प्लान की बातें हो रही हैं। वो सूरत हाल है, कुछ कहने का बड़ा वक्त है। ये मैं आपको बता दूं उसामा गाजी साहब और नूर अल्फीन साहब कि आप लोग अगले 1.5 माह छुट्टी पे कहीं नहीं जा सकते। अच्छा। और आपने हर वक्त अलर्ट रहना है। कराची और लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेंगे, इतना टेम्परेचर हो जाएगा, फसलें मुतासर होंगी। इसके अलावा जो है वो पूरी एक रिपोर्ट है, उसमें बहुत बात हो सकती है। जानवर कितने जो है वो जान से चले जाएंगे। कुछ इशूज हैं जो हमारे पड़ोस में जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से यहाँ पर माहौलियात के ऊपर असर होता है। एक है जो हमारे हुकूमती सतह पर इकदाम होने चाहिए, उसकी वजह से असरात हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो आदमी है, वो इनकलाबी है कि जिनकी शामें, जिनकी सुबह ऐवान इख्तिदार में या तो फिर अरब शयूख की यहाँ गुजरती है या तो फिर लंदन की स्ट्रीट पर वॉक करने में। इनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है ऐवान से हट करके कमरे में बैरिक में मुक़य्यद होने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, इलेक्शन का भी है जल्द इम्कान। शेख रशीद का क्या है लंदन प्लान? मिसाक मईशत और कौमी डायलॉग, वजीर आजम की ख्वाहिश, मिसाक मईशत अहमकाना ख्याल, हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान, फवाद चौधरी का जवाब। आइंदा हफ्ते मुल्क गिर अवामी राबता मुहिम, कप्तान का ऐलान, आजादी इजहार पर वार इमरान खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। डॉलर को मुसलसल जवाल, IMF, सऊदी अरब, UAE और कतर भी देगा इमदाद। महंगाई फिर क्यों अजाब? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कौमी वकार, सरकारी जश्न आजादी की तकरीब में पामाल, बेहुदा डांस किसके जहन का खन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी सियासत और मईशत की बदलती सूरत हाल पर। जश्न आज़ादी की सरकारी तकरीब में बेहूदगी भी तजर्बाकारों की तजर्बाकारी का पोल खोल गई। जब PTI की हुकूमत थी तो PDM जमातें शोर मचा रही थीं, ये नाहल हैं, नालायक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का फतवा सबसे अलग था। उनका कहना था इमरान खान ये भी एजेंट हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तबाही के लिए मुसल्लत किए गए हैं। महंगाई को बहाना और साजिश को ठिकाना बनाकर PDM ने कप्तान की हुकूमत को तो चलता किया, मगर इख्तिदार में आने के बाद इनके तजर्बे का पोल भी खुल गया। मईशत हो या सियासत या फिर मुआशरत, हर जगह मुत्तहिदा हुकूमत ने आवाम को मायूस किया है। ये लोग महंगाई खत्म करने का नारा लगा कर आए थे, लेकिन इनकी हुकूमत ने महंगाई के नए रिकॉर्ड बना डाले। सियासत की बात करें तो 13 जमातों ने मिलकर एक पार्टी के खिलाफ जिमनी इलेक्शन लड़ा, मगर 20 हल्कों में होने वाले जिमनी इंतखाबात में इनको मुंह की खाना पड़ी। और हद तो अब हुई जब 75वें जश्न आज़ादी की तकरीबात में बेहूदगी के नज़ारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर देखते रहे, तालियां पीटते रहे। सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे असद महमूद भी वहीं मौजूद पाए गए। वही मौलाना फजलुर रहमान जो तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए मुजरों का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुजरों का लफ्ज। अब इनकी जात जमात पर उंगलियां उठी हैं तो देखिए क्या फतवा सादिर फरमाते हैं। हुकूमत मुखालिफिन के एतराज़ को सियासी मुखालफत कहकर रद्द कर सकती है, मगर अब तो इस पर जदीद और हमारे इस वक्त आलम दीन जो बहुत माने जाते हैं आज के दौर में, मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी बरहमी का इजहार कर दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्द व जन का मखलूत और हयासोज रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? इन्होंने कहा कि आज के दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ना पड़ा। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है, लोग मर रहे हैं, इनके घर नहीं रहे और हुकूमत की याशियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात में इस हयासोज कामों के लिए करोड़ों का खर्चा किया गया। क्या ये रकम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खर्च नहीं की जा सकती थी? आवाम को जवाब चाहिए। कहते हैं कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ है ये लोग सिर्फ सियासत बचाने आए हैं।
अब नवाज शरीफ की वापसी की खबरें फिर गर्म हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, इनकी नाअहली खत्म करके नून लीग की मुर्दा सियासत में जान डाली जाएगी। सवाल यह है कि अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो किस कानून के तहत क्या आवाम इस फैसले को कबूल करेगी? सितंबर को सियासत के लिए सितमगर भी करार दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसी से आगाज करेंगे। सदीक जान नूरुल आरफीन मेरे साथ है। सदीक जान, ये इमरान खान साहब ने जो ही जलसों का ऐलान किया है और ज़िमनी इलेक्शंस में वो उतर रहे हैं, कागजात नामजदगी मंजूर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिलावल साहब ने हंगामी इजलास बुला लिया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वजीर सईद गनी, मामले खुसूसी वक़ार मेहदी, सूबाई वजीर शबीर बजरानी, सिंध के तमाम वज़रा, इन सबको इस्लामाबाद बुलाया गया है। ये तो हलचल मच गई है कि शायद इंतजामिया के साथ कोई इलेक्शन में अब किसी तरह से इमरान खान का मुकाबला किया जाए, इतना खौफ। देखें उसामा भाई, मैं आपके 2-3 मौजू शायद मिक्स कर दूं। उसकी वजह यह है कि वो इकट्ठे ही डिस्कस हो सकते हैं। इस वक्त बनी गाला हो, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हो, जाती उमरा हो, लंदन फ्लैट्स हो, अमेरिका हो, दुबई हो, बिलावल हाउस हो, हर जगह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हर जगह पर लोग सर जोड़ कर बैठे हैं। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। हर कोई अंदाजे लगा रहा है, इधर उधर से पूछ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, हुकूमत कब तक है, कितने हफ्ते है, कितने महीने हैं, 2023 के एंड तक है या क्या 2023 में भी 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसे मफरूजे, ऐसी थ्योरीज शहर इक़्तिदार में चल रही हैं कि शायद वो हम यहाँ पर प्रोग्राम में डिस्कस भी ना कर सकें। क्या आप ये देखेंगे इस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत लंदन में हैं, नवाज शरीफ साहब और उनकी देखें अहम लोग उनके वहाँ पर हैं। फिर आप दुबई में देखें जरदारी साहब, उन्होंने कुछ रहनुमाओं को वहाँ तलब कर लिया है। बिलावल साहब ने सिंध की क़यादत को यहाँ तलब कर लिया है। मौलाना साहब ने भी अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया है। पीडीएम का भी सरप्राइज इजलास होना है। बनी गाला में भी आज बड़ी बैठक हुई है, कल फिर बड़ी बैठक होगी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा अडयाला में मौजूद हैं। कल अदालत में मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल साहब का टेकअप होगा, फिर कचहरी में टेकअप होगा, फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर। वो जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल वहाँ पे समाअत है, सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं, सिंध हाई कोर्ट में मामलात हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मामलात हैं, पंजाब में कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ अतात साहब जो है वो जहाँ पे जमानतें लेते फिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जो एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि शायद ये हालात हों कि जो वफाक में आएगा यहाँ गिरफ्तार हो जाएगा हमारा बंदा, और जो इनका बंदा पंजाब जाएगा वो वहां पर गिरफ्तार हो जाएगा। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, FIA नोटिस जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन पुरअज़म नजर आ रहे हैं। इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं, और नई डील की बातें हो रही हैं, नए लंदन प्लान की बातें हो रही हैं। तो इतना कुछ चल रहा है उसामा भाई कि हम अगर ट्रांसमिशन शुरू करें तो हम 12 घंटे इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अंदाजे हर कोई लगा रहा है, पता किसी को नहीं है। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो शायद हम डिस्कस भी ना करें यहाँ पे शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, किस किस जगह पर, किस किस मकाम पर क्या चल रहा है। और इमरान खान साहब फिर एक नई तहरीक शुरू कर रहे हैं, नए एहतजाजी जलसों का मंसूबा उन्होंने दे दिया है, प्लान दे दिया है। तो ये जो महीना आपने जबरदस्त लाइन लिखी कि सितंबर तो होगा, किसके लिए होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। टीमें टक्कर की हैं, मुकाबला दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया है, असाब की जंग है, वो घुमसान का रन पड़ेगा और बड़ी अजीब जो है वो सूरत हाल है। कुछ कहने कबल इस वक्त है, ये मैं आपको बता दूं उसामा गाजी साहब और नूरुल आरफीन साहब कि आप लोग अगले 1.5 माह छुट्टी पे कहीं नहीं जा सकते। अच्छा। और आपने हर वक्त अलर्ट रहना है, किसी वक्त भी हाथ को बुलाकर ट्रांसमिशन शुरू कराई जा सकती है जी। और उसमें यकीनन मुझे लगता है इमरान खान के जलसे भी होंगे। अब नूरुल आरफीन, ये कराची के फैसले इस्लामाबाद में होने वाले हैं, बिलावल साहब ने सबको इस्लामाबाद बुला लिया है। मुझे लगता है कि यही कराची का मसला भी है कि कराची के फैसले, कराची के अवाम वहाँ पर, यानी जो फंड इकट्ठा होता है वो कराची पर खर्च होने लग जाए, वहाँ एक बाइख्तियार हुकूमत आ जाए जिसको वक्त भी कम मिले कि कराची वाले इसको निकाल भी सकें तो शायद कराची के मसाइल हल हो सके। लेकिन अब ये कमेटी भी बन गई है ज़िमनी इंतखाबात के लिए। सारी PDM की जमातें अब सोच रही हैं कि अब ये करना क्या है। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब कराची में जलसा करेंगे, कैसा जलसा होगा? ज़िमनी इंतखाब वो लड़ने लगे हैं। कराची के लोग जो इससे पहले रिवायती जो मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, MQM है, पीपल्स पार्टी, अब इकट्ठे हो गए हैं, तो मुकाबला सख्त होगा या लोग तंग आ चुके हैं इन जमातों से? भाई लोग 200% तंग आ चुके हैं, लोग 200% तंग आ। जी मेरा ख्याल आवाज़ कट गई जी। आरफीन से हम दोबारा रब्ता करते हैं जी। सदीक जान, आप जिस तरह बता रहे हैं कि अब सितमगर होने वाला है और तब तक बहुत ज़्यादा हलचल है, तो ये लगता है कि PDM को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो इन्हीं दिनों में ये ज़िमनी इलेक्शन भी हैं। आज की सूरत हाल में आप इमरान खान साहब की पोजीशन क्या देख रहे हैं 9 हल्कों में जहां पर उन्होंने फैसला कर लिया है इलेक्शन लड़ने का?
मेरे ख्याल कि नूर आलफीन साहब आ गए हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात करें। जी जी वरना मैं जी इस आरफीन पर बात साहब, करता हूं। जी जी दोबारा राब्ता हो गया। जी नूर आलफीन। जी उसामा गाजी साहब, मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची के लोग अब इन सियासी जमातों से तंग आ चुके हैं, इनके तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं। अब इस वक्त हालत ये है कि बीट रिपोर्टर्स को छोड़ करके कुछ छोटे छोटे चुन्ने नन्ने मुन्ने एंकराने कराम की खिदमात भी हासिल की गई हैं, कुछ कॉलम निगारों की खिदमात भी हासिल की गई हैं जियालों की तरफ से, जियालों वालों की तरफ से, ताकि अपने छोटे मोटे काम, यानी अगर किसी जगह कोई नाला टूटा हुआ है, उसकी छत पड़ रही है, किसी जगह कोई सीवरेज लाइन तब्दील करवानी है, तो उस जगह पीपल्स पार्टी की इलाकाई क़यादत, मकामी क़यादत पहुंच करके और आकर के तलब फरमा करके निकाल करके सोशल मीडिया के जरिए एक इनकलाब बर्पा करने की तमन्नाई दिखाई देती है। उनको लगता है कि अब इस तरीके से वो लोगों को सर्व कर सकेंगे, जबकि लोग इस वक्त इतने उकताए हैं। आप अगर मेरी बात कर लें तो थोड़ा सा मेरे चार आंसू भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। मैं तकरीबन 2.5 घंटे से निकला हूँ अपने घर से, इस वक्त ऑफिस के इतने करीब हूँ कि छींक मारूं और अंदर ऑफिस के पहुंच जाऊं, लेकिन इस गाड़ी के साथ मैं नहीं पहुंच सकता। इतना शदीद ट्रैफिक जैम कराची की सड़कों पे मामूल हो चुका है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। भुट्टो को जिंदा करने के चक्कर में इन्होंने हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, तकरीबन आप यूं समझिए कि 3.5 करोड़ कराची वालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिलावल ने इनको जो मुर्तजा वहाब को तलब किया इस्लामाबाद, इनको मैं समझता हूँ इन सब को मिलकर के हम लोगों को कहीं तलब करना चाहिए, ताकि हम इनके सामने तस्वीर का वो रुख रखें जो ये देखना नहीं चाहते, जो ये नहीं चाहते। इनको सबको पता है कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, शहर उरूसुल बिलाद जो किस वक्त कहा जाता था, वो इस वक्त लहू लहू है, वो इस वक्त जख्म जख्म है। और आप देखिए ये मुर्तजा वहाब जिसका आप नाम ले रहे थे, उन्होंने बहुत तीर मारा है। उन्होंने 2.5 अरब रुपए का बजट अप्रूव कराया है अपने चंद कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। कराची, पूरे कराची, जी हाँ पूरे कराची की तामीर और तरक्की के लिए वो जो थूक लगा करके सड़क बनाएंगे, ये 2.5 अरब रुपए में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये मरम्मत कर देंगे। इनसे ये पूछो कि वो जो भुट्टो जिंदा है जिसपे कट्टे ये सारा पैसा आधे से ज्यादा लग जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिंदा करने की कोशिशों में आधे से ज्यादा घर ले जाएगा, तो सड़क क्या बनेगी? सड़क फिर वही बनेगी जिसपे मैं और आप चल नहीं सकते, और उसके बाद अगले सीजन और एक बारिश में फिर मैं वही और एक बारिश में वो दीपर सड़क पे बह आपसे जाएगी बात कर रहा हूँ। और एक बारिश में वो सड़क बह जाएगी। लेकिन आरफीन अब तो देखिए एमक्यूएम के हक में पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हो गई है। अब तो जो कराची का मैंडेट है जिनके पास है, मतलब जो दावा किया जाता है, अब तो कोई शक नहीं है कि ये काम जिस तरह आप कह रहे हैं अब तो काम शुरू हो गया है। तो शायद ज़मीनी इलेक्शन की वजह से ही ये शायद काम हो जाए, कराची वालों के लिए बेहतर हो जाए और कुछ ढारस बन जाए, और शायद कुछ लोग कहें कि नहीं अब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी मिल गए हैं, यही लोग बेहतर कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं अब इस धोखे में नहीं आएंगे, जितने मर्जी काम हो जाए वो कहेंगे नहीं ये सिर्फ ये ज़मीनी इलेक्शन के लिए सिर्फ हो रहा है? उसामा, ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी जिस हद तक चली गई है मैं आपको बता नहीं सकता। जिस विसिनिटी में मैं रहता हूँ वो पूरी एक महाजिर उर्दू बोलने वालों की आबादी है, और वहां पे उर्दू बोलने वालों ने एमक्यूएम से, इनकी हरकतों से तंग आ करके किसी ने पीटीआई में और किसी ने झक मार करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ड्रामा किया है। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी में जब तक वो जी भुट्टो का नारा नहीं लगाएंगे तब तक उनका कोई काम नहीं होगा, तब तक उनका कोई काम नहीं होगा। अगर आप मेरी जगह की बात करें जहां मैं रहता हूं, मैं कलमा पढ़ करके कसम खा सकता हूँ, यानी 3.5 साल मैंने पीटीआई के हवाले कोई अच्छी बात की हो, इसलिए नहीं कि मेरा कोई एजेंडा था, बल्कि जो मुझे नजर आ रहा था मैं वो बता रहा था। लेकिन मैंने जिस जगह आंख खोली है उसामा, 28 साल में पहली दफा वहां पे मैंने सड़क पढ़ते देखी है। अगर आप चाहें तो मैं कलमा पढ़ सकता हूँ। 28 साल में पहली मर्तबा वहां पे मैंने गलियों में रोड पढ़ते देखिए, और ये सब कुछ पीटीआई के एमएनए की वजह से हुआ है। इसमें एमक्यूएम का एमएनए शामिल था, मैं उसको बुला करके सारी जगह मैंने विजिट खुद करवाई है पिछले एतवार में। लेकिन आप बिलीव कीजिए 2 एमएनए। अच्छा, अब देखते हैं कि कराची के लोग क्या फैसला देते हैं। इस्लामाबाद में भी हलचल है, बहुत खबरें वहां भी हैं, हर कोई दावे कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इस हुकूमत से हम क्या बात करें, मिसाक़ मईशत अहमकाना ख्याल है, हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। फवाद चौधरी, अच्छा सदीक जान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े दावे कर रहे थे और हुकूमत में आने से पहले कि उनके दावे छोड़ दें, अब तो मुझे मतलब दुख और मजाक और लफ्ज़ नहीं मिलते, क्या मैं उस पर कहूँ कि 12 रुपए का यूनिट है भाई, 12 रुपए का। ये हुकूमत क्या कर रही है? अब वो 50 रुपए तक पहुँच गया है वो यूनिट।
अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि आबादी, देखें आबादी कम करने का हम कहें तो जनाब फतवे आ जाते हैं, इस्लाम को खतरा हो जाता है। उन्होंने हल अब जो पेश कर रहे हैं ना कि इस मुल्क की आबादी किस तरह से कम कर दी जाए, वो हल उनके पास अब ये नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कह दिया जी हम पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। फिर खुशी की खबर ये सुना रहे हैं कि जनाब हमें अब डॉलर्स मिलने लगे हैं IMF से, जो पिछले 3 महीने से हम सुन रहे थे। दोस्त ममालिक से 4 अरब डॉलर का इंतजाम हो गया, जो ही IMF से आएंगे दूसरी तरफ से भी आ जाएंगे। ये यानी डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम तरक्की क्या कर रहे हैं, हम तो कर्ज ले रहे हैं ना, और 4 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा, IMF से और कर्ज मिल जाएगा जो सूद समेत वापस करना है, इस पर वो शादियाने बजा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खौफ भी यह है कि वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं जी मिसाक मीशत करें, नुक्ता आगाज़ मिसाक मीशत, सारी जमातें तो इकट्ठी हैं, मिसाक मीशत अब किससे करना है इन्होंने, इमरान खान से। तो इसका मतलब है कि वो खौफजदा आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं है मीशत के लिए। ये जो अभी हो रहा है, ये एक जिसको अंग्रेजी में स्टॉप गैप कहते हैं, ये एक वक्ती तौर पर शायद कुछ रिलीफ है, आगे चल के हालात अच्छे नहीं हैं। आपने दुरुस्त कहा, ये स्टॉप गैप इन्होंने अरेंजमेंट किया है, और इसकी वजह जो है वो उसामा गाजी साहब, कुछ अर्से बाद आपको पता चलेगी कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब 3 माह तक ये मिन्नत तरले करते रहे, जाके पंप करते रहे कि आप ये समझेंगे कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मैं मांगने आया हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, तो मैं मांगने ज़रूर आया हूँ लेकिन आखिरी बार मांगने आया हूँ। तो ये जो बातें हुई थी, इतनी मिन्नत तरले चल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है वो चीज़ें मिलने लग गई। क्यों मिलने लग गई, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। ये कहानी आपको कुछ अर्से बाद जब अचानक टीवी चैनल्स के ऊपर एक बड़ी खबर चलेगी और एकदम उसामा गाजी साहब को भाग के और स्टूडियो में बैठना पड़ेगा, ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी, गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, बातें शुरू हो जाएंगी, तजिए तबसरे शुरू हो जाएंगे, और वो हिला के रख देगी पाकिस्तानी सियासत को खबर। फिर पता चलेगा कि अच्छा ये वजह थी जिस वजह से अचानक 4-5 मुल्कों से पैसे भी आने लग गए। क्या ऐसा फैसला हुआ था, क्या ऐसी चीज़ हुई थी? फैसला वो हो चुका है, अनाउंस कुछ अर्से बाद होगा कि वो फैसला क्या है। तो इसलिए ये उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं। मामलात जो कुछ हम वेंटिलेटर पर थे और हैं, तो वो वेंटिलेटर जिनके हाथ में था उन्होंने कहा हुआ था कि बताओ ये बात मानते हो या खींच लें वेंटिलेटर, तो वो मान गए हैं। और उसके ऊपर आप देखेंगे कुछ अर्से बाद अमल दरामद जो है वो आपको होता हुआ नजर आएगा और अनाउंसमेंट आएगी, अचानक थरथली मच जाएगी पाकिस्तानी सियासत में, जलजला बर्पा हो जाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन वो चीज़ें पहले से जो वेल कनेक्टेड लोग हैं उनको पता है कि वो पहले से तय हो गई हैं। तो ये वाला जो मामला है ना, डॉलर शॉलर जो इकट्ठे कर रहे हैं, ये कुछ अर्से के लिए है। आप आगे देखेंगे चीज़ें पाकिस्तानी मुशीयत के लिए बड़ी मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपको डॉलर मिलते हैं अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरसीज उससे आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो होते हैं या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कर्जा, ये सारा आप कर्जा ले रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट्स को रोक दिया है, आपने एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया है, आप तो भीख मांग रहे हैं, आप तो किशकौल पिला रहे हैं, आप उसके जरिए पैसे मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, देखें उसामा गाजी साहब आजकल के दौर में कोई किसी को ऐसे नहीं देता भाई, क्यों अचानक सारे देने लग गए हैं? क्या ऐसी वजह है? क्या उनका मफाद है? क्या बात आपने मानी है? आप वो बात क्या मानी है? सही, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप इशारों के नाम में जो बातें कर गए हैं, समझने वालों को शायद समझ आ जाएगा कि वो रजीम चेंज किस लिए हुआ था और क्या हमसे मांगा जा रहा था, वेंटिलेटर पे किसने हमें डाला हुआ था, वो सब क्या है। और ये आरफीन सिर्फ 2 मिनट हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन बाकी सिद्दीक जान सर एक्सपोर्ट तो हमारी नीचे जा रही है, मतलब कमाई हमारी कम हो रही है, डॉलर फिर भी नीचे आ रहा है। अच्छी बात है डॉलर नीचे आना, लेकिन ये किस तरह हो रहा है, कमा हम कहाँ से रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। कर्जे हम जरूर लिए जा रहे हैं, तो ये तो मईशत के लिए आने वाले दिनों में तो कोई अच्छी खबर नहीं। और महंगाई तो कोई कम नहीं हो रही, 1 रुपया कम नहीं हो रही। सरकारी दादोशुमार बताए जा रहे हैं कि जनाब पिछले हफ्ते भी महंगाई बढ़ी है। भाई, ये जो सिद्दीक जान साहब अभी आपको खबर दे रहे थे और उन्होंने हमें दोनों को धमकी भी दी है कि हमें 1.5 महीने तक छुट्टी भी नहीं मिलनी। तो मैं आपको ये बताते हुए भी निहायत मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये वो वाली खबर है कि जिसको आपको पता होते हुए भी आप इस पे बात नहीं कर पाएंगे। आप लंबी लंबी ट्रांसमिशन तो करेंगे, लेकिन आप चौरंगी घुमा करके बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने सीधी सी बात की तो फिर बहुत सारे मसाइल हैं, फिर आपको उन सारे मसाइल से जूझना भी पड़ेगा और फिर पता नहीं आने वाला वक्त जो है वो इन मसाइल से किस तरह से नंबरदार, वो लोग जिनके हाथ में अनाने इक़्तिदार है या असल अनाने इक़्तिदार है, पता नहीं उनको गवारा हो कि ना हो कि आप इन मामलात से बात करें। तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल सिद्दीक जान की बात को सपोर्ट करता हूँ कि आने वाले वक्त में खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बल्कि खबरें मैच्योर होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हम अभी तक मकड़ी के जाले ही उतार रहे हैं। असल खबर की तरफ हमें पता तो है, लेकिन आप देखिए आज़ादी इज़हार की जिसकी बात आप कर रहे थे, इमरान खान साहब को भी अब नागवार गुजर रही हैं वो चीज़ें कि आज़ादी इज़हार की सूरत हाल ये है कि अगर खुल करके आपने बात की तो फिर मामलात हैं,
फिर आपको क्या तावान चुकाना है। अच्छा। अभी इस वक्त ये हुकूमत की भी यही समझ में नहीं आ रहा कि इस हुकूमत को ये अंधी है, ये बहरी है। जी आरिफीन, माजरत चाहता हूँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी मोहतात तरीके से बात करें। कोई इस्लाम का सबसे मकबूल तरीन चैनल चुके बोल्ड न्यूज़ है, और अब ये बात तमाम मानते हैं, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी माननी पड़ गई। पहले तो नहीं मानते थे, आज सब मान रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, तो हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सब नज़रें हम पर लगी हुई हैं। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में सरकारी तौर पर इस तरह से यौम आज़ादी कभी नहीं मनाया गया। इतनी शर्मिंदगी हुई है, इतना दुख हुआ है ये बेहूदगी देखकर। और उसके बाद उस पर डिटाई मैं देख रहा था कि पीटीवी के ऑफिशियल पेज से ये चीज़ हो रही थी कि जी देखें, प्रोपेगेंडा बना जाए, देखें ये असल है, ये क्लिप है। वो ज़रा आप पूरा देख लें जनाब। मैं बता भी देता हूँ, यूट्यूब पर था, पता नहीं हटाना दिया होगा। 1 घंटा 5 मिनट पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी, नज़रें झुक जाएंगी, शर्म से सर झुक जाता है कि ये सरकारी सतह पर सरकारी तकरीब, वहाँ पर ये क्या हुआ। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे भी वहाँ पर मौजूद थे। इसी पे बात करेंगे कि दीगर उलमा हजरात इस पर क्या कह रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। पीडीएम की तरफ से इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिन्होंने नौजवान की अखलाकियात तबाह कर दी हैं, जनाब बदतमीज़ कर दिया है। मौलाना कहते हैं जी ये देखें, ये तो जनाब वहाँ तितलियाँ होती हैं, पता नहीं क्या होता है, ये है वो है। कभी मुजरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए। अब सरकारी तकरीब में जो कुछ हुआ, और वो भी यौम आज़ादी की तकरीब, सरकारी तकरीब, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे असद महमूद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, और सामने जनाब जिस तरह से डांस हो रहा था, मैं कुछ नहीं कहता, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस तरह इस पर दुख का इजहार किया है, उन्होंने कहा दिल तो नहीं करता कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाए ऐसे मौके पर, लेकिन इस दिन पर, लेकिन उन्होंने कह दिया। अब सदीक जान, ये हाल हुआ, और मुझे उसके बाद दुख ये मज़ीद इस चीज़ का हुआ कि फिर ये पता नहीं हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि जी वो पीटीवी की तरफ से कहा जा रहा है नहीं देखें ये प्रोपेगेंडा ना करें, ये तो कोई इस तरह से देखें ये है असल तकरीब। फिर वो नज़र आ रहा है कि उस तकरीब में हुआ है, सब लोग सामने बैठे हैं। तो अब बजाय इसके कि इस पर एक माजरत की जाए कि जी सैलाब ज़दगान पर हम ये पैसा खर्च कर देते जो हमने इस काम पे लगा दिया। देखिए उसामा भाई, मसला ये है कि मैं तो मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आलम दीन होने का दावा करते हैं, वो पहले कहते रहे कि इमरान खान को यहूदी लेकर आए हैं, इसराइल ने इनको फंडिंग की है, भारत ने इनको फंडिंग की है। ये जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है, इसमें कहीं साबित नहीं हुआ कि इसराइल ने इमरान खान को फंडिंग की हो, यहूदियों ने बाय डिज़ाइन को फंडिंग की हो, भारत की हुकूमत ने, एजेंसीज़ ने, वहाँ की किसी सियासी पार्टी ने इमरान खान को फंडिंग की हो। दूसरा मेरा सवाल यह है कि इमरान खान जो कि बकौल फजलुर रहमान साहब के एक यहूदी एजेंट हैं, तो इस यहूदी एजेंट ने 3.5 साल इक़्तिदार में कोई तो इस्लाम मुखालिफ जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई तो कानून बनाया होगा ना। तो ये जो इस्लाम के ठेकेदार अब 4 माह से आ गए हैं, तो कौन सा वो कानून था जो यहूदी एजेंट बना कर गया था जिसको उन्होंने ख़त्म किया है। तीसरा मेरा सवाल यह है कि जो यहूदी एजेंट हम पर मुसल्लत था, इस यहूदी एजेंट ने कोई तो एक ऐसा काम होगा ना जो इस्लाम के लिए ज़रूरी था, लेकिन यहूदी एजेंट नहीं कर रहा था, और इस इस्लाम के ठेकेदारों ने आगे कर दिया जो बहुत बड़े मुसलमान हैं। तो मसला यह है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, हर लम्हा ये एक्सपोज होते हैं। उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब का एक बयान है कि देखा मेरे भाइयों वहाँ बहनें क्या करने जाती हैं। अभी इन्होंने जिस तरह से पीटीआई की खवातीन के बारे में मुसलसल इन्होंने जो बातें की, लेकिन जिस तरह से आवाम के टैक्स के पैसों से एक तरफ सैलाब, मुझे आज भी एक डॉक्टर साहब का मैसेज आया तौसा से, और आई थिंक डॉक्टर मेहताब उनका नाम था, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, खुदा का वास्ता है आवाज़ बुलंद करें, बताएं यहाँ पर क्या हालात हैं। लोग बह गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही, लोगों के पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, पहनने का नहीं है, ये हालात हैं यहाँ पे तौसा में। और बलोचिस्तान आप देख लें, बोल की टीम गई थी, मुदस्सिर इकबाल साहब वहाँ से कवर करके आए हैं, और आप यहाँ पे 75 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इन चीज़ों के लिए। आप ये अखलाकियात दे रहे हैं, आप ये चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं कौम को, जो एक दुख और तकलीफ और कर्ब में हैं लोग, महंगाई को इससे परेशान है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपने परसों स्टोरी की थी, वो जो एक बाप ने खुदकुशी की थी, और आप यहाँ पे 75 करोड़ इस मुजरे पे लगा रहे हैं। ये आप लोगों की असल औकात है जो आप दिखा रहे हैं। बातें आप दूसरों पे करते हैं, दूसरों की बेटियों के बहनों के ऊपर आप बात करते हैं जो सियासी एक्टिविटीज में जाती हैं, और आप खुद यहाँ पर ये कर रहे हैं, और आप दीन के ठेकेदार हैं। उधर सूद के खिलाफ जो फैसला आया शरीयत कोर्ट का, उसको हुकूमत ने चैलेंज किया हुआ है, आज तक उसको वापस नहीं लिया। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं उसामा गाजी साहब, हर आने वाले दिन के साथ ये एक्सपोज होंगे, और ये अच्छा ये एक्सपोज हों, और ये कुछ और अरसा रहने चाहिए इक़्तिदार में, ताकि इनकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी एक्सपोज हों, लोगों को इनका असल चेहरा जो है वो नजर आना चाहिए। अच्छा, अब नूर आरिफीन, इमरान खान साहब तो कहीं अखलाकियात की बात करते हैं कि जी नौजवानों को देखें, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई, चलें शुक्र है इस हुकूमत ने उसको भी आगे चलाया, इस्लामोफोबिया है उसके खिलाफ भी बात की, फिर कहा जी ये इंटरनेट पर बहुत कुछ है, हमें इसको रेगुलेट करना है, बेहतरी दिखानी है, वो तो इस तरह की बात करते रहे।
और उन पर इल्ज़ामात कुछ और लगते थे। इस हुकूमत ने आकर तो वो जिस पर तनकीद करते, जिस इस बात पर इमरान खान की, पहले महंगाई का हमने देख लिया, कभी किसी और मामले का देख लिया, अब तो ये तो मौलाना साहब तो सिर्फ इसी चीज़ पर टारगेट करते थे इमरान खान को। ये आज उनकी हुकूमत में क्या हो रहा है? अच्छा, बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अभी बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब आलिम दीन होने का दावा नहीं करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जय्यद आलिम दीन है, पहली बात तो ये हो गई। आप उनके अमल से इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं, सियासी अमल से, लेकिन आप उनकी जो इल्मी एक मुकाम है, एक मंजिलत है, आप उस पर मेरा ख्याल है इख्तिलाफ आपको नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आप बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे असद साहब बैठे हुए थे और उस वक्त आपने वो टर्मिनोलॉजी यूज की कि वो मुजरा हो रहा था। भाई, आपने वो बिल्ली वाला लतीफा नहीं सुना तब तक आपको ये सारे गेम समझ में नहीं आएगा कि भाई पुलिस पकड़ी कैसी थी। जब तक मुजरा खुद से अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, कंडेम कैसे करूंगा, कैसे कहूंगा कि ये एक कंडेमेबल एक्ट है, इसमें लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैं उनके साहबजादे की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। माज़अल्लाह इल्ला माज़अल्लाह, कोई मुझे गलत ना ले जाए। तो बाकी रह गई बात ये कि मुजरा देखना क्या सिर्फ मुल्ला का मना है? बाकी जितने नॉन मुल्लाज हैं, मैं हूँ, आप हैं, या सिद्दीक जान है, या कोई और है, तो क्या उसके लिए जायज है? नो। ये 550 साल की उम्र में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए ये मुझे देख रहे थे, उनको रुकवा देते। वहाँ इल्म और मार्फत की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम यकीनन वो मौजूद होंगे। तलाल चौधरी साहब, तंजीम साजी वाले, वो भी मौजूद होंगे, वो भी रुकवा देते। एहसन इकबाल साहब, जिनकी कदर मुझ समेत काफी सारे, मेरा ख्याल है, उनको रुकवा देना चाहिए था। तो ये तो कारे खैर था, इसको तो कोई भी बंद करवा सकता था कि भाईजान ये जो ढोल डपाटा आप कर रहे हैं, ये करके तो आपने आजादी हासिल नहीं की है। इमरान खान के दौर में यौम कश्मीर पर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी प्रोग्राम में एक स्टोरी ली थी कि जिसमें मीका सिंह आ रहा था एक कॉन्सर्ट में। ये जीरा प्लस जो थे, वसीम अकरम, सो कॉल्ड वसीम अकरम प्लस, उनके वहां पे, तो उसके ऊपर हमने शोर शराबा किया, तो फिर वो प्रोग्राम जो है वो कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ। अगर इमरान खान के दौर में वो काम हो रहा था, हमने शोर शराबा किया, तो इस दौर में मैं हैरान हूँ कि ये जो अकले कुल की एक फसल है, ये क्यों मुंह में भूखी आके बैठी है। उम्मीद है कि अब हुकूमत जो है आइंदा कम अज़ कम ऐसा नहीं करेगी। और शायद ये हुआ कि मैंने देखा था मरीम औरंगज़ेब साहिबा किसी तकरीब में तकरीर कर रही थी और सारे ही सोफ़े खाली थे, कोई भी नहीं था, तो उन्होंने कहा शायद किसी ने मशवरा दिया कि ये काम करेंगे तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। सिद्दीक जान, जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए क्या हो रहा है, उसमें क्या सूरत हाल है? अब नया अलर्ट जारी है कि अभी मजीद सैलाब की सूरत हाल हो सकती है, तो बड़ी ख़तरनाक बात है। देखें उसामा गाजी साहब, हम सियासत पे बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारी जो टीम थी और है, उसका ये फैसला है कि हम रोज़ाना 2-3-4 मिनट उन इशूज़ पर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, जिसमें से क्लाइमेट चेंज एक मसला है। अगर आप देखें 20 साल में दहशतगर्दी से जितनी जानें पाकिस्तानियों की गई, शहादतें हुई, एक साल में माहौलियाती दहशतगर्दी की वजह से उससे ज़्यादा जाने जाती हैं। ये वो इशू है जिस पर टीवी चैनल इसलिए बात नहीं करते कि रेटिंग नहीं आती, लेकिन बोल का मकसद ये है कि रेटिंग आए या ना आए, हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ के इंसानों के लिए हमने वो इश्यूज हाईलाइट करने हैं जिन पर हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है, जिसमें से एक क्लाइमेट चेंज इशू है। हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि आजकल सैलाब भी है, लोग तबाहकारी भी देख रहे हैं, तो इस मौके पर ज्यादा असर हो सकता है लोगों के ऊपर कि लोगों को बताया जाए। एक है इंटरनेशनल इशूज, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में जो इस तरह का माहौल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। कुछ इशूज हैं जो हमारे पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से यहाँ पर माहौलियात के ऊपर असर होता है। एक है जो हमारे हुकूमती सतह पर इकदाम होने चाहिए, उसकी वजह से असरात हो रहे हैं। कुछ है जो हम लोगों को अगर रहन सहन बदल लें, कुछ चीज़ें शुरू कर लें, तो हम कुछ ना कुछ चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन पहले इसकी शिद्दत को जो है वो जांचना होगा, जानना होगा कि देखें ये क्या सूरत हाल है कि हम इस हद तक आ गए हैं कि बारिश नहीं होती, खुशहाली हो जाती है, बारिश ज्यादा होती है, सैलाब आ जाता है। हम ग़िज़ाई किल्लत की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं, हम लोगों के बेघर होने की तरफ जा रहे हैं, हम माहौलियाती तौर पे जो है वो कुछ शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे इंसानों के लिए, वो उस तरफ जा रहे हैं। लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, इसलिए हम इस इशू पे बात करेंगे। ये कुछ चीज़ें स्लाइड्स में चल भी रही हैं, मैं उनको ज़रा बता भी देता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली है, और पाकिस्तान उन 5-6 दुनिया के मुल्कों में से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर माहौलियात से, मौसमियाती तब्दीलियों से। इसमें जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की साल 2021 की रिपोर्ट है, उसमें है कि साल 2010 में जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, उसमें 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे, 5.1 अरब डॉलर की फसलें ज़ाया हुई थी, और 2035 से 2044 के अरसे में सैलाब से मजीद जो ये सैलाब आएंगे 50 लाख लोग मुतासर होंगे। और ये जो कुदरती आफात आ रही है माहौलियाती दहशतगर्दी की वजह से, इनका जो है नुकसानात की मालियत 3.8 अरब डॉलर है। और इसी तरह से 2050 तक
जनूबी एशिया में 1.7 करोड़ से 3.6 करोड़ जो है वो अंदरूनी हिजरतें होंगी, और फिर आगे टेम्परेचर बढ़ेगा और हर साल लोगों की जानें ज़्यादा जाएंगी, खुदा न खास्ता बच्चों को नई बीमारियां होंगी, कराची और लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेंगे, इतना टेम्परेचर हो जाएगा, फसलें मुतासर होंगी। इसके अलावा जो है वो पूरी एक रिपोर्ट है, उसमें बहुत बात हो सकती है, जानवर कितने जो है वो जान से चले जाएंगे। तो उसामा गाजी साहब, नूरुल आरिफीन साहब, हम इस इशू पर बात करते रहेंगे, लोगों को झंझोड़ते रहेंगे, पहले इस मामले की शिद्दत बताएंगे, फिर थोड़ी सी गुजारिशात भी करेंगे बोल की जानिब से, अपने प्रोग्राम की जानिब से, कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी, जिसके ज़रिए हम कम से कम अपना हिस्सा थोड़ा सा अदा कर सकते हैं, या अल्लाह की बारगाह में कह सकते हैं कि हमने एक कोशिश की थी लोगों को बताने की कि शायद हमारी बात सुनकर कोई एक भी अमल करने लग जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये बोल के लिए भी और हम सब के लिए भी एक सदका जारिया होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहरहाल अब शहरी रहमान साहिबा हैं की वज़ीर, अब देखते हैं कि वो क्या इसमें कोई ऐसे इक़दाम करती हैं, क्योंकि सेमिनार और बैरून मुल्क के दौरे तो हमने बहुत देखे हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आरफी नामा में नवाज शरीफ की वापसी की। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी अब यकीनी है उनकी तरफ से और उनके रहनुमाओं की तरफ से कहा जा रहा है। नूर आरफीन, इस दफ़ा लगता है वाकई, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ साहब की वापसी का है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उनके ऑपरेशन इतनी जल्दी किस तरह से हो जाएंगे। नहीं, समझ में ना आने वाली इसमें कौन सी बात है। सबसे पहली बात ये, खबर ये नहीं है कि सो कॉल्ड ची गुवेरा नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। खबर ये है, कोई ये बता सकेगा कि नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा कब भाग जाएंगे। इसलिए कि इस एक आदमी का तो इसने इंडिया की पीटी उषा को भी पीछे छोड़ दिया अपने वोटर्स को दगा दे करके पाकिस्तान से फरार होने में। मुशर्रफ साहब के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में डॉक्यूमेंट साइन करके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी इजाजतनामा मरम्मत फरमाया, उसके बावजूद भी इस चे गुवेरा ने अपने पैदा करने वाले अपने वालिद को दफन करने के लिए पाकिस्तान आने की जहमत नहीं उठाई। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में मेडिकल एनआरओ लेकर के भागा। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि ये बंदा पाकिस्तान में कब है और कब नहीं है किसी को नहीं पता चलता। इसके अपने करीबी लोग हैरान हैं इतनी सारी गुच्चे खाने पर कि जितनी दौज नवाज शरीफ ने अपने लोगों को दी है। इतने सरप्राइजेस तो शायद इमरान खान ने भी नून लीग को बहैसियत मजे जेल से इस बंदे को जो है वो खास तौर पे रस्तगारी नहीं है। कहा जाता है पाकिस्तानी सियासत कुछ इस किस्म की है, यहाँ चाल चलन जिसका एन गैन होता है, जो 2 नंबर विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट जो दूसरे नंबर रास्ते का इंतखाब करते हुए जेल ज्यादा करीब रखता है, उसके लिए फिर आगे तरक्की के इन्वर्टेड कॉमास में रास्ते खुले हैं। और ऐसी तारीख है, मेरा ख्याल है कि भुट्टो वालों को तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब वो आदमी है, वो इनकलाबी है कि जिनकी शामें, जिनकी सुबह ऐवान इक़्तिदार में या तो फिर अरब शयूख की यहाँ गुजरती है या तो फिर लंदन की स्ट्रीट्स पर वॉक करने में। इनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है ऐवान से हट करके कमरे में बैरिक में मुक़य्यद होने में। इनका किताब से दिल नहीं लगता। इनको पाकिस्तानी अवाम की हालत जार पे उस वक्त ख्याल आता है, बात करने में इंतजार में होता है। इनको उस वक्त मुंह में जो है वो घुगनियां लेकर के बैठ जाते हैं कि जिस वक्त इनका अपना सगा भाई हर दूसरे दिन IMF के कहने पे अवाम को एक टीका लगा रहा होता है। जावेद लतीफ साहब ने अपने तौर पर बहुत बड़ा तीर मारा है। उन्होंने अवाम पाकिस्तान को ये बताया कि सितंबर में नवाज शरीफ आ रहे हैं। मैं दोबारा वही सवाल करूंगा जावेद लतीफ से कि भाई पहले ये तो बता दो कि ये भागे क्यों थे, और ये गारंटी कौन देगा कि ये अब की बार नहीं भागेंगे, क्योंकि इतनी मर्तबा अब तक तो ये भाग चुके हैं कि ऐसे मौकों पर आपको सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी सूझती है और वो है भगोड़े की। तो अगर जावेद लतीफ साहब ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब इस मर्तबा अपनी जेब में डाल करके पाकिस्तानी अवाम के लिए कौन सा चूरन ला रहे हैं, अब पाकिस्तान को वो पेरिस और रोम बनने के बजाय इस मर्तबा क्या उनका विजन है, क्या कुछ वो करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अब तक वो पाकिस्तान तशरीफ क्यों नहीं लाए। 3 माह का अर्सा हो गया उनके भाई को इक़्तिदार में आकर के मजे करते हुए, 3 माह से जायद हो गए नून लीग और उनके हवारियों यानी PDM की सरकार को आए हुए। इस दौरान में उनका भतीजा भी वज़ीर आला बन करके बेरोजगार हो चुका।
3 माह से जायद हो गए मिर्जा इस्माइल जैसे निठल्ले आदमी को, निकम्मे आदमी को वजीर खजाना बने, जबकि उनके नामा अमाल में स्याही इतनी है कि अगर उसके ऊपर बात करने जाए तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक जुमला जो मैंने कहा था कि मैं उनको 15,000 में अपना ड्राइवर रखूंगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है सुनते नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी मईशत के साथ मिर्जा इस्माइल कर क्या रहा है। अच्छा, नून लीग उनके हवारी कि अब तक उनका वो जो अक्ल कुल था इसाक डॉलर यानी इसाक डार वो अब तक पाकिस्तान बिल्कुल आपके सब सवाल जो है ना बड़े अहम है। दिखाने के लिए अब ये इसाक डार साहब तो ज़िमनी इलेक्शन हो गए, पंजाब हुकूमत चलेगी इसलिए वो उनकी वापसी रुक गई। तो सिद्दीक जान ये क्या चक्कर है? मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो जो आप हलचल की बात कर रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब 3 माह हो गए हुकूमत में, अभी तक भाई को वापस नहीं ला सके, वो कानून साजी नहीं हो रही कि उनको माफ़ी मिल जाए। मियां साहब हमेशा तब वापस आते हैं जब उनको इक़्तिदार मिलता नज़र आता है, तो फिर कुछ ऐसा होने वाला है और वो ऑपरेशन वगैरह सब रफू चक्कर, यानी ऐसे लगता है कि उनके वोटर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, वो लिख कर देकर जाते हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, 10 साल मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं आपसे, जो मर्जी होता रहे। जैसे ही उनको लगता है कि डील हो गई है वापस आते हैं, इसका मतलब है फिर डील हो गई है। देखें, एक तो उसामा गाजी साहब डील का ये हिस्सा था कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे रिजीम चेंज के बाद, लेकिन और मरीम नवाज साहब को पासपोर्ट मिलेगा और वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, चक्कर लगा के आएंगी, ज़रा जो बाहर का आबो हवा है उसको देख कर आएंगी, लंदन के घूम के आएंगी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ज़ाहिर है वो अवामी एहतजाज आ गया, अवाम का शऊर आ गया, जिस वजह से मुश्किलात हो गई। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ना तो इलाज कराने गए थे, ना इलाज करा के आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे उनके पाकिस्तान में एक पीर साहब हैं जिनके दम से उन्होंने ठीक होना है और उन्होंने दम करना है, फूंक मारनी है और उनकी फूंक पे उन्होंने वापस आना है। तो वो पीर साहब ज़ाहिर है जब उनको पता पीर साहब देखेंगे कि चीज़ें उनके कंट्रोल में और वो फूंक मारेंगे और मियां साहब आ जाएंगे, तो पीर साहब ने इजाज़त देनी है, डॉक्टर्स की इजाज़त नहीं देनी डॉक्टर्स ने। दूसरा, एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी कि मियां साहब को पता नहीं था, ये जो कुछ पीछे होता रहा 3-4 माह, ये शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसी थी, गलत फैसला था। हालांकि मियां साहब की मंजूरी के साथ ये जो कुछ हुआ है, जो पिछले 3-4 माह में नून लीग ने जो कुछ किया है वो इनके साथ बिल जबर नहीं हुआ, वो बिल रजा हुआ है। इन्होंने अपनी मर्जी से किया है, अपनी मंशा से किया है, अपनी मर्जी से ये लेटे हैं और इन्होंने तय किया था कि हमने लिटाने वालों को राजी रखना है, जैसे वो हुक्म करेंगे उसी तरह लेटना है। तो ये बिल रजा हुआ है इनके साथ, बिल जबर नहीं हुआ। बाद में जो भी कहते रहेंगे, इनके इतराफी बयानात मौजूद हैं कि हमने जो कुछ किया बिल रजा किया है। तो इसलिए ये सियासी तौर पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर कि किसी ने जबरदस्ती की थी। मैं खुद अदालत में मौजूद था, मैंने सब कुछ खुद होते देखा है, मेरी आंखों के सामने वो एफिडेविट साइन हो रहा था, बयान हल्फी, शहबाज शरीफ साहब वहां थे, वो कह रहे थे जी मैं वापस लेकर आऊंगा इलाज के बाद, तो ना कोई इलाज हुआ, ना उस तरह से वापस आए, तो वो सब क्या उस एफिडेविट का क्या होगा? देखें, ये इस पे हम कल के प्रोग्राम में ना बड़ी तफसील से बात करेंगे कि मियां साहब की वापसी किन चीज़ों से मशरूत है। कल मैं आपको 4-5 बहुत आम चीज़ें बताऊंगा कि इस वक्त शहरी इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या चल रहा है और रोड मैप क्या होगा उनको वापस लाने का, किन चीज़ों से मशरूत है उनकी वापसी, इस पर बड़ी तफसील से बात होने वाली है और मेरे ख्याल हमें इस पर कल बात करनी चाहिए। चलें ठीक है, चलें इस पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से 4-5 बहुत अहम चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हल करेंगे, सिद्दीक जान में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मुंतज़िर तो अब लगता है कि इमरान खान साहब भी हैं, वो कह चुके हैं अभी हाल ही में जिन्होंने जलसा किया है कि जी सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, तो आओ मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। तो इसका मतलब है वो भी लोगों को मोबिलाइज़ करने वाले हैं। तो वही बात जो हमने शुरू में कही थी, सितंबर बड़ा सितमगर होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।